कुमार सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज के कोर्स में हम लोग बीएमटीसी 133 वास्तविक विश्लेषण में खंड 4 पढ़ेंगे, जो कि फलनों का सातत्य और अवकलनीयता से संबंधित है। तो फलनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे हम लोग वास्तविक फलन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक फलनों की सीमा हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत इकाई 10 में हम लोग सीमा और सातत्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीमा क्या होती है। फलनों की सीमा जानने से पहले हम लोगों को एप्सिलॉन प्रतिवेश को जानना जरूरी है। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए किसी बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला कोई विवृत अंतराल एप्सिलॉन प्रतिवेश कहलाता है। मतलब उस किसी भी पॉइंट पी के अराउंड हम लोग अगर उसका एक ओपन इंटरवल ऐसा ले लें पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, तो वो उस पी पॉइंट का एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड हो जाएगा। अगर उस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं तो ये निष्कासित प्रतिवेश हो जाता है। उसके बाद हम लोग निष्कासित प्रतिवेश में ही किसी सीमा की बात करेंगे। तो मान लिया हमारे पास कोई वास्तविक फलन है और उसको हमें पी पर उसकी सीमा हमें बतानी है। पी पर फंक्शन आपका डिफाइन हो भी सकता है और डिफाइन नहीं भी हो सकता है। तो एफ की कोई भी वास्तविक संख्या L बिलोंग्स टू R एक सीमा कब होगी? जब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व मिल जाए, ऐसा मिल जाए सच दैट x माइनस पी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल I जो प्रतिवेश है उसमें। तो दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स माइनस एल का जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे उस फंक्शन की सीमा L है उस पॉइंट पर P पर। और P पर जैसे हमने बताया कि फंक्शन आपका डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नोटेशन फॉर्म में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू P एफ एक्स इक्वल टू L। तो इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि L की ओर F अग्रसर होता है जब P आपका x की ओर अग्रसर हो। तो हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस सीमा की परिभाषा को ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पे क्लियर है कि जब x हमारा p के नेबरहुड में है, जब x हमारा p के प्रतिवेश में है, निष्कासित प्रतिवेश में है, तो L किसके निष्कासित प्रतिवेश में होगा? तो L आपका होगा L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं सीमा की परिभाषा। अब जैसे कि यदि f फलन कोई है उसकी सीमा का अस्तित्व अगर नहीं मिलता है, मतलब वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, तो हम कह देंगे कि हमारा फलन मतलब उस पॉइंट पर डाइवर्ज कर रहा है, अपसारी है, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो और एक प्रमेय भी है इससे संबंधित, एक वास्तविक फलन f किसी बिंदु p के एक बिंदु निष्कासित प्रतिवेश कैपिटल I पर परिभाषित है, तब f की p पर केवल एक सीमा हो सकती है। तो कहने का अर्थ है कि ये यूनिक आपका होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पॉइंट पर किसी फलन की 2 या 3 सीमा हो, ऐसा संभव नहीं है। अब कोई फलन हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस फलन की आप बात करिए तो ये देखिए x इक्वल टू 2 पर आपका ये फलन परिभाषित नहीं है, और हमें ये दिखाना है कि 2 पर फंक्शन की सीमा 4 है। मतलब जब x से 2 की तरफ जाए तो ये फंक्शन जो है 4 की तरफ जाए, ये हमको दिखाना है। तो मान लिया हमने एक डेल्टा ले लिया, एप्सिलॉन मान लीजिए दिया हुआ है और डेल्टा हमें मिल जाए। अगर डेल्टा मिल जाता है तो हम कह देंगे कि सीमा होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेल्टा ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार कार्य करते हैं, एफ एक्स माइनस 4 का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मतलब मॉड ले लेंगे। तो वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो वो कैंसिल होके एक्स प्लस 2 माइनस 4, तो एक्स माइनस 2। तो इसका कहने का सेंस है
कि हमने एफ एक्स माइनस 4 अगर लेस देन एप्सिलॉन लिया है तो हमें डेल्टा जो मिलेगा वो इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब हमारा डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा डेल्टा जो है एप्सिलॉन के बराबर होगा। वो अलग-अलग क्वेश्चन में अलग-अलग हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल है, मतलब डेल्टा एप्सिलॉन का फंक्शन तो एप्सिलॉन डेल्टा का फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो है सीमा इसकी 4 है। अब दूसरा है, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पी कोसाइन एक्स, इसकी सीमा पी पर हमें कोसाइन पी दिखानी है। तो कोसाइन एक्स माइनस कोसाइन पी, जैसे कि हमने कहा, तो इसमें हमने एक डिफरेंस ए ले लिया, कोसाइन एक्स माइनस कोसाइन पी। तो कोसाइन ए माइनस कोसाइन बी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और वो माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के इनसाइड है, तो 2 आउटसाइड आ जाएगा, साइन एक्स माइनस पी बाई 2 और साइन एक्स माइनस पी बाई 2। तो देखेंगे अब साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो साइन एक्स माइनस पी बाई 2 और साइन थीटा इज लेस देन थीटा, मतलब छोटी वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स माइनस पी मिल गया, तो एक्स माइनस पी अगर लेस देन हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लें तो हमें डेल्टा भी ऐसा मिल जाएगा जो कि यहाँ पे भी डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लिमिट इसकी आ जाएगी कोसाइन पी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वास्तविक फलन है f किसी बिंदु a के निष्कासित प्रतिवेश पर परिभाषित है। तो अब हम बात करेंगे दाईं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा की हम लोग बात करेंगे। तो इस परिभाषा को कैसे कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे हमको एक मिल जाएगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा सच दैट एक्स माइनस पी ग्रेटर देन डेल्टा लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, और एक्स उसके प्रतिवेश में है तो एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दाईं पक्ष की सीमा भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली यहाँ पे बात यह है कि एक्स हमारा जो है यहाँ पे p माइनस डेल्टा टू p डिफाइन होगा, एक्स जो है p माइनस डेल्टा टू p डिफाइन होगा। और ऐसे ही हम बाएं पक्ष की सीमा देख सकते हैं, तो बाएं पक्ष की जब सीमा देखेंगे तो एक्स हमारा जो है p टू p प्लस डेल्टा, तो एक्स हमारा क्या होगा, मतलब ए पी का अगर नेबरहुड हम लें तो पी का पी माइनस डेल्टा टू पी प्लस डेल्टा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पी माइनस डेल्टा टू पी जाएं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कहाँ पे जाएं, पी टू पी प्लस डेल्टा जाएं, तो उसमें डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों सीमा डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने एक हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और लिमिट एफ एक्स हमारा है एक्स अपान एप्सिलॉन एक्स अपान मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये इसकी सीमा का अस्तित्व तो है या नहीं, ये हमें देखना है। तो मान लीजिए हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले ली और डेल्टा हमारा आर्बिट्री है, स्वैच्छिक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया 0 लेस देन एक्स माइनस 0, क्योंकि 0 पर लिमिट देख रहे हैं, लेस देन डेल्टा, स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, मतलब एक्स हमारा 0 टू डेल्टा है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो अब दो संभावनाएं हमारी हैं कि एक्स हमारा 0 टू डेल्टा हो या एक्स हमारा माइनस डेल्टा टू 0 हो। क्यों ऐसा है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से दोनों में कहीं भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो जब हमारा x 0 टू डेल्टा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। यदि डेल्टा x हमारा माइनस डेल्टा टू 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें और राइट साइड से अप्रोच करें, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो -1 आ जाएगा, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारा आ जाएगा +1। तो इसका मतलब प्रमेय 1 से क्या है कि हमारा लिमिट यूनिक होना चाहिए, लिमिट एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट 2 आ रही है, लेफ्ट लिमिट दूसरी आ रही है, राइट लिमिट दूसरी आ रही है, इसीलिए इसके लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट का अस्तित्व तो नहीं होगा। अब दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन। तो ग्राफ से आप देखिए ये फंक्शन जो है
इसमें 0 टू 1 पे ये 0 वैल्यू होगी, 1 टू 2 पर 1 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर 2 पर हमें लिमिट देखनी है, तो देखिए ग्राफ से 2 पर जब लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे 2 की तरफ, तो ये इसकी लिमिट की वैल्यू हमारी 1 आएगी, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो देखिए ग्राफ से लिमिट की वैल्यू ये आपकी आएगी, ये ग्राफ से लिमिट की वैल्यू आपकी 2 आएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अप्रमेय 2 है, हम सीमा को दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन की किसी पॉइंट पर सीमा क्या होगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वास्तविक फलन है, और वो फलन हमारा पी के निष्कासित प्रतिवेश पर परिभाषित है, डिलीटेड नेबरहुड। तो दो तुल्य हमारे होंगे, दो स्टेटमेंट जो हैं वो तुल्य होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पी, एफ एक्स की लिमिट एल है, तो कैपिटल आई में जो कि आपका निष्कासित प्रतिवेश है, एक्स एन एक ऐसा अनुक्रम है जो पी में अभिसरित होता है, तो अनुक्रम एफ एक्स एन हमारा एल में अभिसरित हो जाएगा। तो कहने का सेंस है ऐसा सीक्वेंस ले लें जो पी पर कन्वर्ज करे, तो एफ एक्स एन हमारा एल पर कन्वर्ज करेगा। तो दोनों ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ए है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिख रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन नहीं डिफाइन है। तो मान लीजिए हमने दो सीक्वेंस ले लिए, वो दो सीक्वेंस अनुक्रम हमने दो ले लिए, 1/n पाई n बिलोंग्स टू n, और दूसरा अनुक्रम लिया 1/2n पाई प्लस π/2। तो इन दोनों अनुक्रम पर विचार करें तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये दोनों 0 को जा रहे हैं, और 0 पे ही हमारी इसकी लिमिट निकालनी है। तो दो अनुक्रम हो गए। तो प्रीवियस हमारा जो प्रीवियस जो प्रमेय है उससे हम लोग देख सकते हैं एफ एक्स एन की बात करें, तो एफ एक्स एन की जब बात करेंगे साइन 1/n पाई, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो ए अनुक्रम 0 की ओर अभिसरित हो रहा है। दूसरे अनुक्रम की बात करें साइन एफ ऑफ वाई एन, तो 1/sin 1/2n पाई प्लस π/2, मतलब साइन 2n पाई प्लस π/2, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ एक्स एन 0 को कन्वर्ज कर रहा है, और एफ वाई एन सीक्वेंस आपका 1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये संभव नहीं है, तो इसीलिए इसमें अस्तित्व तो नहीं है। प्रमेय 1 पर हमने कहा था कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे यूनिक नहीं आ रही है, तो ये आपका इसका अस्तित्व तो नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब हमारी प्रमेय 3 है, मान लिया हमारा कोई वास्तविक फलन है, वो किसी पी के निष्कासित प्रतिवेश पर परिभाषित है, पी के डिलीटेड नेबरहुड में। तो यदि एक्स टेंस टू पी, एफ एक्स का अस्तित्व है, तो पी के किसी निष्कासित प्रतिवेश में एफ परिबद्ध होगा, मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी पी पर, तो वो आपका उसके निष्कासित प्रतिवेश में बाउंडेड भी हो जाएगा। निष्कासित प्रतिवेश का मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन निष्कासित में वो पॉइंट हम लोग हटा देते हैं। अब सैंडविच प्रमेय आपकी है। सैंडविच प्रमेय एफ जी एच किसी बिंदु पी के एक निष्कासित प्रतिवेश पर परिभाषित है। ये मान लीजिए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई। निष्कासित प्रतिवेश के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, और हमें एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू पी, एफ एक्स की लिमिट पता है, लिमिट एक्स टेंस टू पी, एच एक्स की लिमिट पता है, और जो कि एल है। तब आपका जी एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू पी पर हमारी एल के बराबर होगी। तो अगर हमारा एफ एक्स एच एक्स की पता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग जी एक्स की भी लिमिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी फंक्शन आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो जिससे ग्रेटर होगा जिससे लेस होगा उसकी लिमिट पता है, तो उस फंक्शन की भी आपकी लिमिट बता सकते हैं। अब सीमाओं के कुछ अलजेब्रिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं। मान लीजिए कोई वास्तविक फलन हमारा एफ जी है, और वो पी के निष्कासित प्रतिवेश पर परिभाषित है, और ये दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंस टू पी, एफ एक्स की लिमिट एल आएगी, लिमिट एक्सटेंस टू पी, जी एक्स की लिमिट एल एम आएगी। तो एफ प्लस जी एक्स की लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंस टू पी एफ प्लस जी एक्स, तो इसकी लिमिट आपकी आ जाएगी एल प्लस एम। तो इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स की लिमिट एफ और जी की पता है, तो एल माइनस एम हो जाएगी। एफ जी एक्स की लिमिट एक्सटेंस टू पी, एफ जी एक्स की एल एम हो जाएगी।
लिमिट एक्सटेंड्स टू पी, के एफ एक्स की लिमिट के एल हो जाएगी, जहां पे के हमारी वास्तविक संख्या है। और जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए फ्रैक्शन तभी डिफाइन होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपका फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब आपका जी एक्स जीरो ना हो। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पी एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट हो जाएगी एल बाई एम। और ये दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू पी, जी एक्स हमारा एम है जो कि जीरो के बराबर नहीं है। जीरो हो जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं, यदि सभी फलन x बिलोंग्स टू i के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसका स्क्वायर रूट भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू p, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की लिमिट स्क्वायर रूट l हो जाएगी। अब हम मान लिया हमारे पास कोई फलन है f ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी टू r, और a हमारा वास्तविक संख्या है। तो f की सीमा l है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कब कहेंगे इसको? जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें एक लार्ज नंबर कैपिटल के बिलोंग्स टू आर ऐसा मिल जाए जो ग्रेटर देन जीरो हो, धनात्मक हो, ताकि x ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से कम हो। तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एल होगी। तो इसी तरीके से कोई फलन मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी टू बी टू आर डिफाइन है, और एफ की सीमा एल कब कहेंगे? जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर, जब हमें फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर एक ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए लार्ज नंबर के, धनात्मक भी है, ताकि एक्स लेस देन माइनस के, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि x हमारा ग्रेटर देन आपका, जब इसमें x के लिए हमें ये मिल जाएगा। अब ये दिखा भी सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 3 है। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में देखिए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो इससे लिमिट हमारी आ जाएगी 3/1, मतलब 3 आ जाएगी। अब हमारे पास कोई वास्तविक फलन है f किसी बिंदु p बिलोंग्स टू r के एक निष्कासित प्रतिवेश कैपिटल I पर परिभाषित है। तो दोनों ये समतुल्य हैं स्टेटमेंट। लिमिट एक्सटेंड्स टू p एफ एक्स की लिमिट l हो है, तो आपके क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू p फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू p पॉजिटिव एफ एक्स एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट समतुल्य हैं। और ऐसा अगर नहीं होता तो कुछ वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा। अब हमने लोगों ने फलन की लिमिट की बात की है, अब फलन की हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। फलन कोई भी है वो वहां पे लिमिट में क्या था, उसके एप्सिलॉन निष्कासित प्रतिवेश में फंक्शन यहाँ पे डिफाइन था, मतलब उसके नेबरहुड में डिफाइन था, एक्सेप्ट पॉइंट पी लिमिट के केस में हम लोग देखते थे। अब यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो मान लिया कोई फंक्शन एप्सिलॉन के प्रतिवेश में, यहाँ पे निष्कासित प्रतिवेश की बात नहीं कर रहे हैं, एप्सिलॉन के प्रतिवेश में परिभाषित है, और फलन पी पर संतत कहा जाएगा यदि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, हमें ऐसा मिल जाए जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, सच दैट एक्स माइनस पी लेस देन डेल्टा implies this implies that एफ एक्स माइनस एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड नहीं है जो x माइनस पी ग्रेटर देन जीरो होता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो वो नहीं है। तो ऐसे सभी पॉइंट मतलब कहेंगे p वो इंटरवल में है, p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा इंटरवल में है, तो एफ एक्स माइनस एफ पी की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एप्सिलॉन से लेस होगी। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू p एफ एक्स इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब एफ पी। तो फंक्शन आपका संतत हो जाएगा। अगर फंक्शन संतत नहीं है किसी पॉइंट पर तो वो आपका असंतत हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग एक पॉइंट पर देख रहे हैं, तो किसी अगर हम लोग देखते हैं
कि किसी समुच्चय पर देखते हैं अगर संतत है फंक्शन या नहीं, तो इसका मतलब उस समुच्चय के हर बिंदु पर देख लीजिए। इंटरवल पे देखेंगे तो उसके सारे इंटरवल पे लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट और उसके इंटरमीडिएट पॉइंट, मतलब अंतर के सारे पॉइंट पर हम लोग देख लेंगे। अब मान लिया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स फलन है, तो ये संतत है, ये सभी जगह संतत है। एक्स इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x संतत नहीं है, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन परिभाषित ही नहीं है, बाकी सब जगह परिभाषित है और संतत है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारा सभी जगह संतत है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी सभी जगह पे संतत है, सभी वास्तविक मानों के लिए आपका संतत है। महत्वपूर्ण फलन पूर्णांक की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो आपका इंटीग्रल पॉइंट, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 एंड सो ऑन, तो उस पर वो संतत नहीं रहता है, क्योंकि उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। तो ऐसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी कह सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असंतत है, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x एक पॉइंट पर असंतत है, बाकी सब जगह आपका संतत है। अब इसको हम लोग इसकी सीक्वेंस की फॉर्म में भी, हम लोग अनुक्रम की फॉर्म में भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। मान लिया पी के एक प्रतिवेश पर फंक्शन एफ एक फलन है जो कि परिभाषित है। पी पर एफ फलन संतत होगा यदि और केवल यदि पी में अभिसरित होने वाले ए के अनुक्रम एक्स एन के लिए एफ पी में अनुक्रम एफ एक्स एन अभिसरित होता है। तो ये उसी तरीके से हम कोई सीक्वेंस ले लेंगे, मान लीजिए पी पर हमें देखना है, तो एक एक्स एन सीक्वेंस ले लिया जो पी को कन्वर्ज कर रहा है, तो आपका एफ एक्स एन आपका एफ पी पर कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, कंटिन्यूटी देख सकते हैं। अब मान लिया हमारे पास तीन फलन है एफ जी एच, और जो कि आपके पी पर परिभाषित है, और तीनों फलन आपके संतत हैं, कंटिन्यूअस हैं, और एच हमारा, मान लीजिए एच हमारा 0 नहीं है, उस पॉइंट एक्स, सभी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई के लिए एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो पी पर क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी भी आपका संतत होगा, एफ माइनस जी भी संतत होगा, एफ जी भी संतत होगा, और एफ अपान एच भी संतत होगा, क्योंकि हमने लिया है कि एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पी पर एफ फलन संतत है, तो पी पर मॉडुलस ऑफ एफ भी संतत होगा, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स आपका ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है। अब हम दो फलन लेते हैं, साइन 1/x और एक्स साइन 1/x। ये देखने से ये दिख रहा है यहाँ पे कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपके डिफाइंड नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो अस्तित्व तो नहीं है, तो ये फलन 0 पर संतत नहीं है। अब दूसरी की बात करें, दूसरा फंक्शन x साइन 1/x, तो ये फलन भी 0 पर परिभाषित नहीं है। तो अगर x साइन 1/x का हम मॉडुलस वैल्यू लें, तो ये लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इससे करें इसके मॉडुलस वैल्यू चूंकि 0 से आपके ग्रेटर रहेगी, तो सैंडविच थ्योरम लगाएं, तो उससे देखिए 0 फंक्शन और x के फंक्शन के बीच में है, और 0 फंक्शन x फंक्शन का आपका इसकी लिमिट आपकी, सॉरी, 0 आपकी आती है, तो इसीलिए इसकी लिमिट सैंडविच थ्योरम से आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 की लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 पर 0 ही रहेगी, और x की लिमिट 0, x की लिमिट आपकी 0 ही रहेगी, तो उससे ये दोनों के बीच में है। तो इसीलिए ये फलन आपका जो है, इसकी लिमिट हमने निकाल ली और लिमिट 0 आ गई और ये संतत फलन हो गया। अब मान लिया f कोई फलन है हमारा, अब p बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या के एक प्रतिवेश पर परिभाषित है, और g फलन हमारा है जो एफ पी के एक प्रतिवेश j पर परिभाषित है, ताकि एफ के परिसर का j एक उपसमुच्चय है। यदि p पर f संतत है तथा यदि एफ पी पर g संतत है, तो p पर संयोजन आपका जो है, जो कंपोजिशन कहते हैं,
एफ कंपोजिशन जी, वो भी संतत होगा। उदाहरण भी हम लोग इसके देख सकते हैं। अब मान लीजिए संतत नहीं है तो कितने टाइप की असंतत्य हो सकता है। तो मान लीजिए पहला हमारा है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, अपने असंतत। तो कोई फलन मान लीजिए किसी बिंदु सी पर कब होगा वो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स का अस्तित्व हो जाए और जो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो। तो ऐसा जो डिस्कंटिन्यूटी होगी वो आपकी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। आप रीडिफाइन कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू दूसरी अगर ले लीजिए तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो वही आपका रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी इस टाइप की होती है, अपने असंतत। दूसरा आपका दूसरा प्रकार है प्रथम प्रकार का असंतत्व, असंतत्य। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव साइन, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव साइन, दोनों के अस्तित्व हैं और दोनों बराबर नहीं है, असमान है। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम प्रकार का असंतत्व, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। और तीसरे में कम से कम एक ना एग्जिस्ट करे लिमिट, या हो सकता है दोनों ना एग्जिस्ट करें। तो जब ना तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी निगेटिव साइड एफ एक्स का अस्तित्व हो रहा है और ना लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स का इसका भी अस्तित्व ना हो, तो ये आपका सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आपकी हो जाएगी, द्वितीय प्रकार। उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, हम पहला फंक्शन देखें एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स वाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, 3 इफ x टेंस टू जीरो। तो x टेंस टू जीरो पर हम लोग मान लीजिए इसका देखते हैं कि फंक्शन पहला जो है वो आपका क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। दूसरा फलन हमारा है x माइनस मॉड एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, 2 इफ x इक्वल टू जीरो। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वही फंक्शन मिल जाएगा। तो बी नो दैट, हम ये जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स की लिमिट आपकी 1 होती है, तो इसकी लिमिट 2 आ गई। और फंक्शन वैल्यू कितनी है? जीरो पर फंक्शन वैल्यू हमारी 3 दी हुई है। तो इसीलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, ये आपका नहीं है, संतत ये नहीं है। तो संतत जब नहीं है तो कौन सा है टाइप? तो देखिए अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर दें, 3 की जगह पे 2 ले लें तो ये फंक्शन आपका संतत हो जाएगा, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपकी हो जाएगी। मतलब हम रिमूव कर सकते हैं अगर 3 के स्थान पर 2 लेना है हमें। दूसरा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो निगेटिव साइड एफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे आप देखिए एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये देखिए जब हम निगेटिव साइड से जीरो की तरफ चलेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे सॉरी ये आपका एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स अपान एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसकी लिमिट आपकी 2 हो जाएगी। जब हम जीरो की तरफ दूसरी तरफ से पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स अपान एक्स, तो ये आपकी जीरो हो जाएगी। तो पॉजिटिव साइड से लिमिट आपकी जीरो आ रही, निगेटिव साइड से 2 आ रही, इसका मतलब दोनों लिमिट आपकी असमान है, इसीलिए ये आपकी कंटिन्यूटी नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी में लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो बराबर नहीं है, इसीलिए आपका फर्स्ट काइंड की ये डिसकंटिन्यूटी है, प्रथम प्रकार का असंतत्य। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक समान सांतत्य क्या होता है। तो मान लिया हमने कोई हमारे पास वास्तविक फलन है एफ कैपिटल एस टू आर, कैपिटल एस सबसेट पर वास्तविक संख्याओं के उस सबसेट पर वो डिफाइन है फंक्शन। तो एस पर एफ एक समान रूप से सांतत्य कहा जाएगा यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा का अस्तित्व हो जाए,
ताकि एस में एक्स वाई कोई भी बिंदु हैं वो ऐसे बिंदु हैं एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा के साथ। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई की वैल्यू मॉडुलस की इसकी मॉडुलस की वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। तो ये दोनों उदाहरण हैं यहाँ पे। अब वास्तविक संख्याओं पर हमने एफ एक्स इक्वल टू पहला फलन 3x लिया है, तो जो कि एक समान रूप से संतत है, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक समान रूप से संतत नहीं है। तो हम पहले पर विचार करें, तो पहले पर देखिए, मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 ले लिया 1/10, और ये 2 पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं 1 और 10 पर, मतलब इस पर हम लोग देख रहे हैं। तो एफ के लिए डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे, तो पी का वैल्यू 1 पर हम पहले देखें, तो पी की वैल्यू 1 पे देखेंगे तो एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा 1। तो दिस इंप्लाई दैट 3x माइनस 3 लेस देन 0.1, एप्सिलॉन 0.1 हम लोग लेके चले हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो 3x है। तो 3x माइनस 3 लेस देन 0.1, तो 3x माइनस 3 लेस देन 0.1, दिस इंप्लाइज बाय इंप्लाई 3x माइनस 1 लेस देन 0.1। तो दिस इंप्लाई दैट x माइनस 1 लेस देन 0.1/3। तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पे 0.1/3 हमें मिल गई। तो ऐसे हम p इक्वल टू 10 के लिए बात करें तो दूसरा हमारा डेल्टा 2 मिल जाएगा। तो x माइनस 10 लेस देन डेल्टा 2, दिस इंप्लाई दैट, मतलब परिभाषा से ही हम कहेंगे 3x माइनस 30 लेस देन 0.1। तो इसमें भी हमारा डेल्टा 2 की वैल्यू 0.1/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट चाहे हमारा जो है 1 और 10 हो, तो डेल्टा हमारा आ गया, तो उस पर जो है डेल्टा का मान केवल एप्सिलॉन के मान पर आश्रित रहता है तथा पी के मान पर आश्रित नहीं है। तो जो डेल्टा की वैल्यू आए वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन पी से इंडिपेंडेंट हो जा रही है, मतलब पी चाहे हमारा 1 हो चाहे 10 हो, वो हमारा उतना ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपकी हो जाएगी। अब हम इकाई 11 की बात करें, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन देखेंगे। तो मान लिया हमारा कोई वास्तविक फलन है जो किसी अंतराल कैपिटल आई में परिभाषित है, और P बिलोंग्स टू I को, उस अंतराल में हमारा P कोई पॉइंट है। तो हमें मान लीजिए P पर देखना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पी प्लस एच माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई एच। तो इसकी लिमिट हम लोग देख लें, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर इसका अस्तित्व अगर होता है तो फलन हम कहेंगे P पर अवकलनीय है, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो P का उस पॉइंट पर अवकलज होगा, अवकलज कहलाया जाएगा, डिफरेंशिएशन। इसको दूसरी भाषा में हम दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पी एफ एक्स माइनस एफ पी अपॉन एक्स माइनस पी। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कह देंगे सेम आपकी चीज हो जाएगी, मतलब इक्वेशन 1 का और 2 एक दूसरे के रूप है, तो 2 आपका 1 का ही एक दूसरा रूप है। अब हम लोग इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। यदि किसी बिंदु P पर अवकलज f डैश P का अस्तित्व है, तो P कामा एफ पी से होकर जाने वाली तथा प्रवणता f डैश P वाली रेखा वक्र f इक्वल टू एफ एक्स की स्पर्श रेखा के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसकी समीकरण आपकी है y माइनस एफ पी इक्वल टू एफ डैश पी एक्स माइनस पी। तो इस तरीके से भी ग्राफिकली हम लोग कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अवकलन का मतलब होता है उस पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट से हम लोग ये देख सकते हैं, और टेंजेंट की कुछ प्रवणता भी आपकी होगी, तो उसकी प्रवणता देखने के बाद ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न कर्वों के लिए हम लोग ये देख सकते हैं। अब मान लिया हमारे पास कोई एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एफ आर टू आर फलन है, वास्तविक फलन है। हमें किसी भी पॉइंट पर इसका अवकलज ज्ञात करना है।
तो कोई भी जर्नल एक पॉइंट ले लें जो हमारा P है, तो लिमिट h टेंस टू P, एफ पी प्लस एच माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारा परिभाषा से एफ पी प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा और एफ पी हो जाएगा परिभाषा से माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब दोनों को ओपन कर दें, पी स्क्वायर प्लस 2ph प्लस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, तो ये आपका पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको एच को डिवाइड करने के बाद लिमिट h टेंस टू 0, 2p प्लस एच हमारा आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 अप्लाई इस पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2p। तो इसका मतलब किसी भी सामान्य पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फलन का डिफ्रेंसिएशन आपका 2x आ जाएगा, क्योंकि p पर आपका 2p आया है। तो इसी तरीके से सभी पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और वो डिफरेंशिएशन आपका 2p आएगा। और किसी जनरल पॉइंट x पर देख लेंगे तो वो आपका 2x आ जाएगा। तो ऐसे अन्य फलनों के लिए भी देख सकते हैं। अब मान लिया हमारे पास एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये फलन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये हमें देखना है। तो ये आर में सभी अन्य बिंदुओं पर अवकलनीय है, बाकी सभी बिंदुओं पर होता है, एक्स इक्वल टू 0 पर समस्या होती है। तो मान लिया x इक्वल टू 0 पर हम लोग देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, तो सभी x लेस देन 0 के लिए अवकलज -1 इसका होगा और तथा सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन का अवकलज +1 होगा, जबकि बराबर आना चाहिए। तो मान लिया x ग्रेटर देन 0 और h हमने ले लिया ग्रेटर देन 0, तो x प्लस h आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स इससे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई h। चूंकि x प्लस h हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसको ऐसे ही रहेगा, x प्लस h माइनस, और x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी, मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, तो इसकी लिमिट 1 आएगी। तो कहने का मतलब है x जब हमारा 0 से बड़ा है, मतलब जब हम राइट से 0 की तरफ अप्रोच करें तो इसका जो अवकलज हमारा +1 आएगा, और x लेस देन 0 तो h हमने चुन लिया लेस देन 0, तो x प्लस h लेस देन 0, तो अब तब देखें क्या आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो x प्लस h की वैल्यू माइनस x प्लस h आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो इससे -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, तो इसीलिए x इक्वल टू 0 पर एक फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर है। अब इसकी बीजावली है कुछ कि मान लिया हमने कोई फंक्शन हमारा जो है वास्तविक फलन 2 हैं f और g, और वो किसी अंतराल कैपिटल I पर परिभाषित है। तो मान लिया p बिलोंग्स टू I पर f और g अवकलनीय है, तो kf भी अवकलनीय होगा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, और उसका अवकलन क्या आएगा, kf डैश p इक्वल टू kf डैश p, और f और g दोनों p पॉइंट पर अवकलनीय है तो f प्लस g भी अवकलनीय होंगे, और f प्लस g डैश p होगा f डैश p प्लस g डैश p, और f उनका प्रोडक्ट मतलब f g भी अवकलनीय होगा। जैसे हमने f प्लस जी लिया वैसे f माइनस जी भी आपका अवकलनीय हो जाएगा, तो एफ जी डैश पी आएगा एफ डैश पी जी पी प्लस एफ पी जी डैश पी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमारा मान लीजिए कोई एक फलन है जीपी जो 0 के बराबर नहीं है, तो एफ अपान जी भी अवकलनीय होगा पी पॉइंट पर, क्योंकि जी हमारा अवकलनीय है लेकिन जीपी 0 नहीं है। तो एक फ्रैक्शनल फंक्शन एफ अपान जी डैश पी, जीपी स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर आपका पी पर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं रहेगा। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एफ फलन है जो जे टू आर है, और जी फलन कैपिटल आई टू आर है, जहां आर में आई और जे अंतराल है, और एफ जे आई में है। मान लिया हमने किसी पी पॉइंट जे के लिए, ताकि पी पर फलन अवकलनीय है, और मान लीजिए कि एफ पी पर जी अवकलनीय है, तब पी पर संयोजित फलन जो कंपोजिशन फंक्शन जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम जे टू आर ए बी आपका अवकलनीय होगा, और इसका अवकलन आपका आएगा जी कंपोजिशन एफ डैश पी इक्वल टू जी डैश एफ डैश पी, ये आ जाएगा। उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं, उसकी उस पर देख सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कोसाइन 3x² प्लस 1 हमारा है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये दो फलनों का कंपोजिशन है एक्चुअल में, 3x² प्लस 1 कोसाइन। तो चूंकि x² फलन है तो 3x² भी फलन है, तो 3x² प्लस 1 भी एक फलन है। तो ये दो का आपका कंपोजिशन हो गया, कोसाइन और 3x² प्लस 1 का। तो मान लीजिए हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो एफ एक्स हमने मान लिया 3x² प्लस 1, और एच एक्स कोसाइन 3x² प्लस 1। तो अब एक फलन जी एक्स हमने मान लिया कोसाइन एक्स, तो एच डैश एक्स जी कंपोजिशन एफ डैश एक्स, ये आपका आएगा। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा, मतलब 3x² प्लस 1, और 3x² प्लस 1 का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6x, और निगेटिव साइन यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन 2 फंक्शन का कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। जैसे कोसाइन लॉगरिथमिक ऑफ एक्स फंक्शन, इसका भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे नहीं। अब इस पर प्रमेय है हमारी, बोलजानो प्रमेय। मान लिया हमने कोई फलन है एफ जो क्लोज इंटरवल ए बी टू आर अपने प्रांत में संतत है, और एफ ए एफ बी की वैल्यू जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो वो हमारा 0 से कम है, निगेटिव है। अर्थात एफ बी और एफ बी विपरीत, एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्हों के हैं, क्योंकि अगर विपरीत चिन्हों के होंगे तभी वो आपका निगेटिव हो पाएगा। मतलब एफ ए पॉजिटिव या आपका बी ए निगेटिव है, एफ ए निगेटिव है बी ए पॉजिटिव है। तब एक बिंदु ओपन इंटरवल में ए बी में हमें एक बिंदु ऐसा मिल जाएगा, उसका अस्तित्व होगा, ताकि एफ पी इक्वल टू 0। उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x⁴ प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एफ पी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि एफ पी जो पी है वो इसका मूल है, इस समीकरण का मूल है। तो का एक मूल 1 और 2 के बीच स्थित है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं बोलजानो प्रमेय, हमने 1 टू 2 के बीच में देखना है। तो f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1⁴ प्लस 2 इंटू 1 माइनस 11 माइनस 8 हो जाएगा। f2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे -8 9, तो वो आपका निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमें उसके अंदर ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए एफ एक्स नॉट 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स नॉट 0 हो जाएगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू x⁴ प्लस 2x0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और वो जो मूल आपके इसके मूल इसके इंटरवल के ओपन इंटरवल के बीच में आएंगे बोलजानो थ्योरम से। अब हमारा मध्यमान प्रमेय, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो मान लिया हमारा क्लोज्ड इंटरवल कैपिटल ए बी है, फलन हमारा क्लोज इंटरवल पर परिभाषित है। यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, मतलब एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर नहीं है। और मान लिया हमने कोई भी संख्या के ले ली है जो एफ ए और एफ बी के बीच में है, तब न्यूनतम एक बिंदु सी हमें ओपन इंटरवल में ऐसा मिल जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा मिल जाएगा, उसका अस्तित्व हो जाएगा, ताकि एफ सी इक्वल टू आपका के हो जाए। तो ये हमारी मध्यमान प्रमेय है।
और इसमें कंडीशन ये आपकी है एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होना चाहिए। एफ ए एफ बी के अगर बराबर है तो मैक्सिमम मान पर, मतलब वहां पे एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है जिस पर हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है। अब इसी तरीके से संतत फलनों के लिए प्रतिलोम फलन प्रमेय भी हम लोग देख सकते हैं। मान लिया हमारा कोई फलन एफ कैपिटल आई टू आर एक एकाकी संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एकाकी भी है, जो संवृत और परिबद्ध अंतराल कैपिटल आई पर परिभाषित है, तथा एफ कैपिटल आई इक्वल टू कैपिटल जे, तो एफ इनवर्स जे इक्वल टू आई भी संतत होगा। मतलब इनवर्स फंक्शन अगर संतत फलन है तो उसका इनवर्स भी संतत होगा इन कंडीशंस के साथ में। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे इकाई 12 में। अंतः चरमान प्रमेय, माना कि कोई फलन f है जो क्लोज इंटरवल ए बी टू आर हमारा एक फलन है और ए ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। यदि एफ ए बी के किसी आंतरिक बिंदु सी पर अर्थात सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी पर चरम मान प्राप्त करता है तो एफ डैश सी की वैल्यू आपकी 0 होगी। मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट पर कहीं पर अगर मैक्सिमा या मिनिमा आपकी आएगी तो इसका मतलब आपका एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर का मतलब है वहां पे आपके टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तभी आपको मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिल पाएगी। किसी इंटरवल में हो सकता है ऐसा एक तो की बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं कि जहाँ पे आपकी उस क्लोज्ड इंटरवल में मिनिमा या मैक्सिमा हो सकती है। एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, क्योंकि हो सकता है 2 बार आपका मैक्सिमा आ जाए, मिनिमा, ऐसा भी हो सकता है। अब डार्बुक प्रमेय, मान लिया एफ हमारा क्लोज इंटरवल ए बी टू आर संवृत अंतराल एपी पर एक अवकलनीय फलन है और कोई आर कोई संख्या जो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है, तब विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में कोई संख्या स्मॉल सी इस प्रकार मिल जाएगी एफ डैश सी इक्वल टू आर। तो ये आपके डार्बू की प्रमेय आपकी हो गई। और इसी की एक उपप्रमेय है कि यदि कोई फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर संवृत अंतराल ए बी पर अवकलनीय है और एफ डैश ए एवं एफ डैश बी के चिन्ह विपरीत हैं, तो विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसी संख्या सी मिल जाएगी, उसका अस्तित्व हो जाएगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब हमने कोई एक फलन ले लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। तो ये फलन हमारा जो है वास्तविक फलन है जिसका आपका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, रेंज रियल नंबर हो जाएगा वास्तविक फलन। दिखाइए कि एफ आर के प्रत्येक संवृत एवं परिबद्ध अंतराल पर अवकलनीय है। ये हमें दिखाना है कि कोई भी आपका बाउंडेड और संवृत अंतराल पर अवकलनीय है। अतः निष्कर्ष निकालिए कि एफ डैश के पास मध्यवर्ती मान गुणधर्म है। मतलब प्रीवियस जो थ्योरम है उसको हमें प्रूव करना। तो एफ आर पर अवकलनीय है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। 0 पर आपका देखिए 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, 0 पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो जो 0 पर डिफरेंशिएबल होगा तो बाय डेफिनेशन हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और वो डेरिवेटिव आपका एफ डैश 0 इक्वल टू 0 आएगा। और जब आपका एक्स 0 के बराबर नहीं है तो एफ डैश एक्स, इस एक्स स्क्वायर साइन 1/x को हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 2x साइन 1/x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन,
तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 2x साइन 1/x और एक्स स्क्वायर कोसाइन 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस कोसाइन 1/x ये आपका आ जाएगा। तो डार्बो प्रमेय से एफ डैश मध्यवर्ती मान गुणधर्म का पालन करता है, ये हम देख सकते हैं। अब रोल्स थ्योरम, रोल्स की एक प्रमेय है। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर संतत है, कंटिन्यूअस है, और वो फलन आपका ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, और ये दिया हुआ है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ऐसा फलन ए बी टू आर जो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्लोज इंटरवल में संतत हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब ए बी इंटरवल की बात करें तो एफ ए पर समथिंग वैल्यू है और एफ बी पर सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब हो सकता है वो फलन आपका ए बी के बीच में मैक्सिमम पॉइंट तक गया हो और फिर आपको बी पर लौट आया हो। तो इसका मतलब है कि एक हमें मैक्सिमम वो पॉइंट मिल रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट पर क्या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार मिल जाएगी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा, तो उसी केस में ये पॉसिबिलिटी है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो सकता है, अगर फंक्शन किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली हम लोग देखें तो। रोल्स थ्योरम। अब हमने मान लीजिए एक उदाहरण लिया है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये हमारा फंक्शन है और इस पर हमने रोल की प्रमेय हम लोगों को देखना है कि इनके प्रतिबंध उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। और इंटरवल हमारा दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 1 to 3 ये दिया हुआ है। तो ये हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल जो कि हमारा फलन दिया हुआ है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह संतत होते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे 4 डिग्री पॉलिनोमियल चाहे n डिग्री के पॉलिनोमियल, वो आपका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन आपका संतत हो जाए, कंटिन्यूअस सभी जगह पे हो जाता है। फ्रैक्शनल फंक्शन आपका नहीं होता अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो तो ये हमारा हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है जो थर्ड डिग्री का है ये 1 to 3 इंटरवल पर संतत है। और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है और डिफरेंशिएबल करने के बाद एक हमारी डिग्री रिड्यूस हो जाती है। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल डिफरेंशिएट होके आ जाएगा। 1 डिग्री का है तो वो उसका 1 डिग्री का मतलब x है तो उसका हो सकता है आपका डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट कुछ आ जाए। तो इस तरीके से ए हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में है। और f1 की वैल्यू इस फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। तो f1 इज 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो इसकी वैल्यू हम f1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपकी 0 आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ f3, 3 पॉइंट पर इसकी वैल्यू जब इस फंक्शन की निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो तीन जो कंडीशन थी रॉल्स की थ्योरम की, तो वो तीनों यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों संतुष्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब उस ओपन इंटरवल 1 to 3 में हमें सी पॉइंट एक ऐसा मिल जाएगा जिसका अस्तित्व होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो और डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 0। तो एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, 3c स्क्वायर माइनस 12c पर 11 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और वो दो रूट आप निकाल सकते हैं श्रीधर आचार्य रूल से, आप कर लीजिए, चाहे आप फैक्टर करके इसका कर सकते हैं। वो c की वैल्यू 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3 आपकी हो जाएगी।
तो इसमें आप देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू उसमें लाई कर रही है। एक है तो एक आपका 2 प्लस समथिंग 1/√3, 2 माइनस 1/√3। तो दोनों वैल्यू में देखिए एक तो हमारा 2 प्लस समथिंग 1/√3। तो दोनों वैल्यू में जो है देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू कम से कम हमें एक वैल्यू मिल जानी चाहिए। उसके बाद लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। मान लीजिए कोई फलन ए बी टू आर पर संतत है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, तो हमें सी बिंदु ऐसा मिल जाएगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हम फलन ले लिए हैं 1 to 2 इंटरवल पे। एफ एक्स हमारा 1 है जब एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर 1 to 2 पर, 2 एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ये तीनों प्रतिबंध, मतलब पहला था कंटिन्यूअस होना चाहिए आपका क्लोज्ड इंटरवल में। तो एक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस देखने के लिए हम कंटिन्यूटी देख लें, जहां पे ब्रेकिंग फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर हम देख लें राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ जाएगी। ऐसे 2 पर चेक कर लें, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो हमारा ये फंक्शन जो है संतत हो जाएगा। ध्यान दीजिए एफ साम्य विवृत अंतराल मतलब सेमी ओपन 2 पर, देखिए 2 पर जो है 1 to 2 पर संतत है, और विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल 1 to 2 पर अवकलनीय आपका है। तो इसका मतलब है 2 पर ये फंक्शन मतलब आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए था, क्लोज्ड इंटरवल में हमें चाहिए था, और 2 पर क्लोज ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। बस समस्या ये हो रही है कि 2 पर आपका क्लोज्ड पर आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो ये इसके प्रतिबंध जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसके प्रतिबंध को संतुष्ट करता, और अब नहीं कर रहा है। अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का प्रथम प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए प्रमेय का निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। इसीलिए हमें सी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए एफ डैश इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1 ऐसा मिल जाए। आगे लैग्रांज का उदाहरण ए भी आप देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4 के लिए। अब कॉसी को उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब भी दो फलन ले लें और दोनों फलन हमारा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस, और जी एक्स 0 ना हो तो हमें सी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन दो ले लें, एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4, इसके लिए कोई सी की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो सी की वैल्यू उसी इंटरवल में लाई करेगी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन जो इंक्रीज करें, मतलब एफ एक्स लेस देन एफ वाई, एक्स लेस देन वाई के लिए और एक्स लेस देन वाई के लिए उल्टा हो जाए तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये भी हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो सकता है। इस तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब एक कंडीशन है, अगर उसका डेरिवेटिव 0 होगा तो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा। तो और डिटेल में कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे हम अगले खंड में। तब तक के लिए नमस्कार।